Everyone, myself I am Hari Rathod. Welcome to back Harry's Biology. In this session, we will discuss about जनरल इंट्रोडक्शंस अबाउट जेनेटिक कोड। आज के सेशन में हम जेनेटिक कोड के ऊपर बातें करेंगे। और जेनेटिक कोड जो ओवरऑल ये प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस है जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या फिर प्रोटीन फॉर्मेशन बनाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। इसके ऊपर एक्चुअली हम 2 सेशन लेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ईजी और सिंपल रहेगा, ठीक है। हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज़ करेंगे इनमें, ठीक है। और जो अपकमिंग सेशन है कि वाई जेनेटिक कोड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम में जेनेटिक कोड का क्यों ज़्यादातर इंपॉर्टेंस है, ये आने वाले सेशन में हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक जनरल वे से ये हमने प्लान बता दिया। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन है हमारा जेनेटिक कोड के ऊपर रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर दोहराएंगे जैसे हमने अभी कहा आपसे, ठीक है। तो आज का हमारा एक बेसिक इसको डिस्कवर किसने किया, ये इसका स्ट्रक्चर कितने मायने में प्रेजेंट होना है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है, या हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बॉडी, इनमें कितने मायने में प्रेजेंट होता है। फिर प्लांट की बात करो या एनिमल की बात करो, डजंट मैटर, ठीक है। तो एक जनरल वे से इसके बारे में स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। और अपकमिंग सेशन के ऊपर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो देखो ये हमारा वीएल नंबर 20, ठीक है। 20 के ऊपर बात करेंगे हम जेनेटिक कोड के ऊपर। और जेनेटिक कोड प्रीवियस हमने सारी बातें डिस्कस कर ली और हम आपसे बता दें जो हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर चल रहा है, ठीक है। ये लगभग मॉलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक चल रहा है। इनमें से सारे के सारे कंसेप्ट ओवरऑल 85% ये जो टॉपिक है हमारा कवर्ड हो चुका है, ठीक है। तो आने वाले जो रिमेनिंग 15% जो 15% जो पोर्शन बाकी है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फ्रेश डिस्कस करेंगे क्या स्टार्ट करना है क्या नहीं, उसके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज के सेशन के ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। आज का सेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंस और बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है। जेनेटिक कोड, जी हाँ, हमने तो आपसे कहा कि ये सारी की सारी बातें कब की चल रही थी, डीएनए एक्ट या जेनेटिक मटेरियल, ये जो सारी रिमेनिंग बातें हमारी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर एवरियम सिकाटी एक्सपेरिमेंट रह गया, हेर्शी एंड चेस वाला एक्सपेरिमेंट रह गया, ये सारी डीएनए एक्ट या जेनेटिक मटेरियल करके ये सारे के सारे के एक्सपेरिमेंट हुए थे। देखो हमें पता चल गया कि डीएनए क्या है हमारी बॉडी में, एक्ट या जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये सारी की सारी बातें कब की चल रही है, 18th सेंचुरी की, ठीक है। 18th सेंचुरी की सारी बातें चल रही है। तो मतलब 18th सेंचुरी में ही हमें पता चल गया कि हमारे बॉडी में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कैरेक्टर एक वन जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहा है वो कोई और नहीं तो क्या है, हमारा डीएनए, ठीक है। लेकिन डीएनए को भी एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं उसको डेवलपमेंट के लिए, उसको न्यूट्रिशन के लिए, उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन कौन बनाता है, एक्चुअली प्रोटीन कैसे बनती है, तो ये सारी प्रोसेस को समझने के लिए हमें जेनेटिक कोड को समझना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन हमारा जेनेटिक कोड के ऊपर होगा। द टर्म जेनेटिक कोड द गिवन बाय जॉर्ज गैमो। देखो जॉर्ज गैमो नाम का एक वैज्ञानिक था, जस्ट अ मिनट, हाँ, जॉर्ज गैमो नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक कोड के बारे में यह टर्म उन्होंने दे दी। तो सबसे पहले जैसे हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी बातें डिस्कस करी, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होने के पहले हम क्या करते हैं, जो ट्रेलर है, लाइक आज का हमारा जो ट्रेलर क्या जेनेटिक कोड है, आज का हमारा टाइटल है, उस टाइटल को समझने का प्रयास करते। देखो हमने एक बात करी थी आपसे, मतलब क्या, आरएनए आर ऑफ 2 टाइप्स, व्हाट आर दी, वन इज अ जेनेटिक एंड अनदर वन इज अ नॉन जेनेटिक। जेनेटिक आरएनए की डेफिनेशन हमने आपको इस तरीके से कही थी कि दोज आरएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सच टाइप्स ऑफ आरएनए आर कॉल्ड एज जेनेटिक आरएनए। मतलब भैया जो ऐसे आरएनए हो रहे हैं जो क्या कर एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन में अपने कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हमने जेनेटिक कोड कहा था। और जेनेटिक कोड जो होते हैं ना, जहाँ पे जेनेटिक कोड जैसे कि बहुत लोएस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं, ठीक है। टोबैको मोसाइक वायरस की बात करो, फिर या फिर जो स्मॉलर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है। तो टोबैको मोसाइक वायरस में भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर आरएनए एक्ट जेनेटिक मटेरियल होता है। ये सारी बातें हमने इसे प्रीवियस सेशन में डिस्कस करी है, इसके प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करी वाली है, ठीक है। तो लाइक अ सेम वे एक कंसेप्ट यहाँ पे बन रहा है जेनेटिक कोड। एनीवन टेल मी व्हाट इज एग्जैक्टली जेनेटिक कोड। देखो यहाँ पर हम कोड इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, दोज कोड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सच टाइप्स ऑफ कोड आर कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। तो देखो जेनेटिक आरएनए और जेनेटिक कोड, इसको डेफिनेशन को हमने एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड कैसे किया, ठीक है। इंटरकनेक्टेड कैसे कर रही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और यही यहाँ पर
बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो उनको एक्सप्रेस करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? प्रोटीन प्रोवाइड करता है। हमारी ग्रोथ क्यों हो रही है? कि हमारी बॉडी में नंबर्स ऑफ प्रोटीन्स है, जो भी हम खा रहे हैं उनसे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। प्रोटीन्स किसके फॉर्म में मिलते हैं? तो सारे के सारे अमाइनो एसिड के फॉर्म में मिलते हैं। और हमने इसे प्रीवियस सेशन में भी कहा था, ठीक है, कि हमारे बॉडी में लगभग 24 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है। 20 में से 10 ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी न्यूट्रिशन, जो भी बाहर से कुछ खाते हैं, ठीक है कि नहीं, जो भी गेन करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें से सिर्फ हमारी बॉडी 10 अमाइनो एसिड को सेलेक्ट करती है, ठीक है। 10 उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, सिर्फ 10 अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। उनको पकड़कर 20 अमाइनो एसिड कंप्लीट हो जाते हैं, बॉडी के बाहर के 10 और बॉडी के अंदर के 10, ठीक है। ऐसे 20 अमाइनो एसिड बना के क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। एनीवे, ये तो जनरल माहौल हो गया आज के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले टर्म किसने दी? जेनेटिक कोड जॉर्ज गैमो नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, ठीक है। और इसके साइलेंट फीचर देखो, द साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर एज अ फॉलो। सारे के सारे जो साइलेंट फीचर है जेनेटिक कोड के वो नीचे दिए हैं, ठीक है। इनमें से पहला ही है, दे आर टोटल कोडॉन इज 64। हमने अभी कहा आपको कि टोटल 64 कोडॉन रहते हैं, जिनमें से 64 कोडॉन जो होते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक क्या होते हैं? सेंस कोडॉन, अनदर वन इज नॉन सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन हम ऐसे कहेंगे, दे आर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस, दोज कोडॉन विच इज डायरेक्टली टेकिंग पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसे कोडॉन जो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करते होंगे उनको हम सेंस कोडॉन कहेंगे। और ऐसे 3 कोडॉन हैं जिनको नॉन सेंस कोडॉन कहेंगे, वो प्रोटीन बनाने के लिए या प्रोटीन फॉर्मेशन बनाने के लिए अपना पार्टिसिपेट नहीं करते। इनके ऊपर बहुत सारी बातें करेंगी, ठीक है। तो देखो 61 में से क्या है? 61 क्या है? हमारे कोड करते हैं, अमाइनो एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? सेंस कोडॉन कहेंगे, ठीक है। 61 क्या बनेंगे? हमारे सेंस कोडॉन बनेंगे। और उसके बाद इधर रिमेनिंग 3 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। किसी भी प्रकार का अमाइनो एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं? कोड ही नहीं करते, ठीक है। मतलब नॉनसेंस कोडॉन है। नॉनसेंस कोडॉन काम का क्या होता है? जब कहीं ना कहीं प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो उसको रोकना भी ज़रूरी है। हमारे बॉडी में यदि प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस बन रही है, यदि वो लगातार ही बनती रहेगी, नंबर्स ऑफ अमाउंट में बनती रहेगी, तो उसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भैया। जो प्रोसेस स्टार्ट होनी है उसको इनिबिट करने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए, उसकी रुकावट के लिए कोई ना कोई ज़रूरी है। जब हमारे बॉडी में कंप्लीटली फुलफिल, उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए किसी की ना किसी की ज़रूरत होगी, तो वो नॉनसेंस कोडॉन करके एक्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन होती है उसको रोक देते हैं, या फिर जब इनका नंबर आता है तो ये कोई प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं करते, मतलब वो प्रोसेस वहाँ पर रुक जाती है और एक लंबी प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हमने प्रोटीन चेन कहा था प्रीवियस सेशन में। यदि आपको mRNA, tRNA और rRNA अच्छे से समझ में आया होगा तो ये प्रीवियस सेशन हमने उसी के ऊपर लिए थे, ठीक है। चलते आगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और ये क्या है? हमारे नॉनसेंस कोडॉन करके एक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो अब आगे यहाँ पर है द वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमीनो एसिड, इट इज एम्बिजीनियस एंड स्पेसिफिक। देखो हमने कहा कि हर एक कोड क्या है? हर एक कोडॉन क्या है? एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे हमने बात करी, ये क्या है? हमारा mRNA, ठीक है। mRNA के ऊपर ट्रिपलेट फॉर्म में क्या आ रहे थे? नाइट्रोजन बेसिस। लेकिन उसी द कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रिपलेट नाइट्रोजन बेसिस इज कॉल्ड एज कोडॉन। जो 3 फॉर्म में नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, दोज आर प्रेजेंट इन अबव द mRNA के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं उसको हमने क्या कहा था? कोडॉन कहा था। 3 अमीनो एसिड के ग्रुप को हमने एक कोडॉन कहा था। देखो हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है ना, ये बहुत कंफ्यूज है। अब इसको ग्रुप भी बोल सकता था, कोडॉन के जगह ग्रुप यूज़ कर सकता था, मतलब तीन नाइट्रोजन बेसिस के ग्रुप बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन उन्होंने एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ किया कि हम बच्चों को कैसे कंफ्यूज कर सके, ठीक है। तो कोडॉन मतलब ग्रुप, ठीक है। तीन नाइट्रोजन बेसिस से बनके एक ग्रुप बनता है जिसको हम कोडॉन कहते हैं स्टैंडर्ड बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ठीक है। और ये क्या करता है? एक ही अमीनो एसिड बनाने के लिए स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और कोई अमीनो एसिड नहीं बनाएगा, है कि नहीं। चलते आगे। द सम अमीनो एसिड आर कोडेड फॉर द मोर देन वन कोडॉन, हेंस इट इज अ कोड, इट इज अ डिजेनरेट। देखो कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं या कुछ कोडॉन ऐसे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक से भी ज़्यादा बनाते। जब एक से ज़्यादा बनाते तो उसका कोई मायने नहीं रहता। और जो ऐसे होते तो अपने आप वो क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं होता, है कि नहीं। उसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं होता तो अपने आप वो क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं।
थर्ड पॉइंट, इट इज हेयर द कोडॉन इट इज रीड इन एमआरएनए इन स्ट्रेट। सारे के सारे कोडॉन कैसे रहेंगे? स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। हमने एमआरएनए के देखा ऐसे कैसे रहेंगे, वो सारे के सारे कैसे रहेंगे? स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। एंड कंटिन्यूसली में रहेंगे, कंटिन्यूसली फैशन में रहेंगे। दे आर नो एनी फंक्चुएशन, मतलब उनके भीतर किसी भी प्रकार का गैप नहीं होगा या किसी भी प्रकार की रुकावट हमें देखने को नहीं मिलेगी। कंटिन्यूसली सारे के एमआरएनए के ऊपर नंबर्स ऑफ कोडॉन्स प्रेजेंट होंगे और यही कोडॉन्स आगे जाके क्या एक अमीनो एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। टीआरएनए इसको यहाँ से पकड़ के राइबोसोम के पास ले जाते हैं और जहाँ पे कंप्लीटली इसकी मैचिंग बैठेगी वहाँ पर जाके अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा था ना, आरआरएनए के ऊपर देखा था हमने किस तरीके से ये उसको पकड़ के वहाँ पे ले जाता है और किस तरीके से वो चेन फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये तो हम मैकेनिज्म देख रहे। देखो नेट में उतना ज़्यादा डीप एंड डिटेल है नहीं, उतना ज़्यादा डीप है नहीं जैसे किसी ऐसा है नेट सेट में वगैरह होता है। बहुत लंबी मैकेनिज्म होती है, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट हेयर। वहाँ पे हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। हमें एक बेसिक वे में दिया गया है तो हम बेसिक वे में ले रहे हैं इस कंसेप्ट का, ठीक है। उसके बाद है द कोड इज अ नियरली यूनिवर्सल। सारे के सारे यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब यूनिक होते हैं। जैसे कि हमने इसी पॉइंट में कहा था ना कि द वन कोडॉन्स कोड्स ओनली फॉर वन अमीनो एसिड, हेंस दे आर स्पेसिफिक। सारे के सारे क्या करेंगे? एक ही के लिए स्पेसिफिक होंगे या फिर यूनिवर्सल है कि नहीं। यूनिवर्सल मतलब यूनिक है। आप फॉर एग्जांपल कोई एक कोडॉन है हमारे सामने, वो एक अमीनो एसिड बना रहा है अलग नाम का, ठीक है, वैलिन बना रहा है, तो वो वैलिन छोड़ के कोई और नहीं बनाएगा यदि सेम टाइप के वहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस से या सेम टाइप के कोडॉन से, तो ठीक है। इसलिए हम इसको यूनिवर्सल कहते हैं। और अब हमारे सामने ऑगस्ट AUJ हैज़ अ ड्यूअल फंक्शन। हमारा AUJ होता है, ये क्या है? इनिशियल कोडॉन है, ठीक है। इनिशियल कोडॉन है मतलब जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वहाँ का ही इनिशियल कोडॉन है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था जी। डीएनए रेप्लिकेशन में हमने कहा था फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए, सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में हमने आपको कहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फॉर्मेशन हो रहा है। डीएनए से डीएनए बन रहा है, उसको हमने डीएनए रेप्लिकेशन कहा था। जब डीएनए रेप्लिकेशन बनता है तो एक स्टैंड क्या होता है? लीडिंग, और दूसरा क्या होता है? लैगिंग वाला होता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। एक लीडिंग होता है तो दूसरा लैगिंग होता है, ठीक है। लीडिंग जो होता है वहाँ पे कंटिन्यूसली वहाँ पे कंटिन्यूसली डीएनए फॉर्मेशन होता रहता है। और जो लैगिंग होता है वहाँ पर क्या रुकावट हो जाती है, वो खास के फ्रैगमेंट आके उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन बनते हैं तो एक ही साइड से बनते हैं, ठीक है। टीआरएनए की तरह हमने देखा एक 5' था, एक 3' था। तो यहाँ पे जहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन बनना कंटिन्यूसली करेंगे 5' एंड से बनना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑगस्ट मतलब AUJ, ये क्या है? कोडॉन है। ये दो तरह के फंक्शन करेगा, मतलब ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करेगा, है कि नहीं। ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक तो ये क्या है? इनिशियल कोडॉन करके एक्ट होगा, और सेकंड क्या है इसका? ये किसके लिए कोड करेगा? मेथोनिन के लिए कोड करेगा, ठीक है। चलते आगे। तो देखो फिर, इट इज ऑलरेडी नोन दैट द डीएनए इट इज अ मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ सेल दैट इज इनिशियल काइंड। हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए क्या है? एक मास्टर माइंड है, ठीक है। मास्टर मॉलिक्यूल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इनिशिएट करता है, सेल को इनिशिएट करता है, किसके लिए? गाइड, एक योगदान देता है, रेगुलेट करता है सारे के सारे बायोलॉजिकल सिस्टम को, है कि नहीं। और कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की, इसको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है कि नहीं। ये सारी की सारी NCERT की लाइन है, ठीक है। द साइड ऑफ द स्टोरिंग ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन लाइस इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमें पता है कि डीएनए के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किसके फॉर्म में प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की। और जो एमआरएनए के ऊपर सारे के सारे प्रेजेंट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है कि नहीं। न्यूक्लियोटाइड्स है। और न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, व्हाट आर दे? वन इज अ फ्यूनिन, अनदर वन इज अ पायरामिड्स, है कि नहीं। सारी बातें हमने डीएनए में डिस्कस करी थी और बहुत अच्छे से लिया था हमने डिफरेंट डिटेल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। हमने पहले ही कहा था कि सिर्फ 64 में से क्या है? 64 में से तो 61 ही हमारे काम की, उनमें से सिर्फ 20 डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद द डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस टू आइडेंटिफाई दोस 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। बिल्कुल सही है। देखो डीएनए मॉलिक्यूल के पास 4 तरह के क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। कौन कौन से? हाँ बिल्कुल, एडेनाइन,
गोनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। डीएनए की केस हो रही है तो थाइमिन आएगा, ठीक है। इनको उतनी परख होती है कि कौन से 20 तरह के अमीनो एसिड हमको पहचानने, ठीक है। कौन से 20 डिफरेंट तरह के जो अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन के लिए अपना योगदान प्ले करने वाले, इनको ये बेखूबी से मतलब बहुत अच्छे मायने से पहचानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं सिंगल नाइट्रोजन बेसिस। सिंगल नाइट्रोजन बेसिस आईएनए कोडॉन, ठीक है। सिंगल नाइट्रोजन बेसिस के जो सारे के सारे कोडॉन रहेंगे सिंगल कोडॉन। देखो अब सिंगल कोडॉन रहेंगे तो कितने बनेंगे, एक बनेंगे तो 4 ही बनेंगे, ठीक है। 2 रहे तो कितने 16 बनेंगे, है कि नहीं। देखो यहाँ पर कितने बन रहे, ठीक है 16 बन रहे, और 3 का कॉम्बिनेशन रहा तो 64 बनेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यहाँ पर हमने जो ट्रिपलेट कोडॉन जिसको कहते हैं हम फिर उन्हीं को जेनेटिक कोडॉन कह रहे हैं। क्यों हमें 3 ही नाइट्रोजन बेसिस का कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट किया गया, तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है। यदि सिंगल नाइट्रोजन बेसिस लेते तो 4 ही अमीनो एसिड हमें मिलते, तो हमारे बॉडी को 4 अमीनो एसिड की ज़रूरत है क्या प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, नहीं है, इसलिए एक और इसे किया गया। उसके बाद यहाँ पे यदि 2 के कॉम्बिनेशन को लेते तो हमें 16 ही डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड मिलते, तो फिर ये तो हमारी बॉडी के कंपैरिजन में कम हो जाता ना, है कि नहीं। कम हो जाता तो इनसे हमें जो 20 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तो वो तो फुलफिल नहीं होती इनसे। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस। यदि 3 नाइट्रोजन बेसिस का कॉम्बिनेशन लिया तो हमें कितने डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड मिल रहे, 64 तरह के अमीनो एसिड मिल रहे। तो इनमें से इनको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया 64 को, ठीक है। एक था हमारा ये वाला, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये पॉइंट चल रहा है ना हमारा, ठीक है। तो जो 64 तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, इनको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक सेंस कोडॉन एंड अनदर वन इज नॉन सेंस कोडॉन। सेंस कोडॉन दे आर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेंस कोडॉन है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे प्रोटीन सिंथेसिस बनाने के लिए, और जो हमारे सेकंड है नॉन सेंस कोडॉन, ये किसी भी तरह का योगदान उसमें प्ले नहीं कर रहे प्रोटीन सिंथेसिस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो 64 हो रहे, तो 64 को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक 61 का बंच और ये 3 का ग्रुप। और ये 61 का जो इसको हमने सेंस कोडॉन का, है कि नहीं, और जो 3 का वंश था उनको हमने नॉनसेंस कोडॉन का। नॉनसेंस कोडॉन का काम क्या है, इस प्रोसेस को इनिबिट करना, ठीक है, इनिबिट करना मतलब रोक देना, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सारी बातें हमें पता होती है। द गैमो इन 1954 में इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि आप 3 कॉम्बिनेशन का न्यूक्लियोटाइड 3 कॉम्बिनेशन का नाइट्रोजन बेसिस सेलेक्ट करिए जिनसे हमें 64 डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड मिलेंगे, और इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक जेनेटिक कोड, ठीक है, एक क्या जो हमारे जेनेटिक कोड के लिए यूजफुल रहेंगे, इसको फिर हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, वन इज सेंस कोडॉन एंड अनदर वन इज अ नॉन सेंस कोडॉन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और उसके बाद फिर वो कहते हैं आगे दैट विल बी द सफिशिएंट टू स्पेसिफाई 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ये हमारे लिए सफिशिएंट है 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड बनाने के लिए 3 का कॉम्बिनेशन। तो 3 का कॉम्बिनेशन सबसे पहले किसने दिया था, जॉर्ज गैमो, जिसके बारे में हमने मेंशन किया स्टार्टिंग में कि एक्चुअली जेनेटिक कोड में इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ हमारे सामने जेनेटिक कोड है, तो ये फर्स्ट पोजीशन वाले, सेकंड पोजीशन वाले और थर्ड पोजीशन वाले, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारे सामने ये सारे के सारे क्या है, अमीनो एसिड्स है। इन बिटवीन आपको देखो, इन बिटवीन क्या है आपको, ये जो रेड कलर से हम इंडिकेट कर रहे हैं, इन बिटवीन ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन मतलब कौन से, नॉनसेंस कोडॉन। यदि नॉनसेंस कोडॉन को हमने ज़बरदस्ती पार्टिसिपेट के लिए भी भेजा तो ये क्या करेगा, उस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। हिस्टामाइन, ये अलग अलग नाम के क्या है हमारे पास डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड है। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस हम ज़्यादा डीप ले जाएंगे भी नहीं है आपको, ठीक है, CSIR के कंपेरिजन में ले भी नहीं जाएंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर एक हमें एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया गया है कि हमारे ये जो 20 अलग अलग तरह के जो यहाँ पर ये अमीनो एसिड है, ठीक है, 20 से भी ज़्यादा होंगे शायद, हाँ 20 से भी ज़्यादा होंगे शायद। तो ये और ये कोड है, ये कोड करने के बाद इस तरीके से वो बनते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा डिटेल ना एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन आता है नीट के लिए, ठीक है, कि कौन ये ऐसा फ्लो चार्ट पहचानो कि ऐसे, मतलब ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है कि ऐसी बहुत सारी लंबी आपको ये क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको क्वेश्चन होगा कि ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन बेसिस दिए गए, इनमें से कोड करो कि ये किसके लिए कोड कर रहा है, ये कोडॉन किसके लिए कोड कर रहा है। तो ऐसा लंबा नहीं बनता, ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो रफ पेज के लिए हमें तो लगता नहीं कि कुछ मेंशन करना ज़रूरी है, लाइक ब्यूटीफुल स्टोरी के समान हम हर एक सेशन यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो इजी एंड इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ जाते हैं, क्योंकि आपको सारी बातें क्लियर हो, सारी बातें आपके सामने मेंशन हो, ठीक है। तो ऐसा लगता नहीं कि रफ पेज के लिए कुछ जगह होगी यहाँ पे, ठीक है। रफ पेज कुछ मेंशन करना नहीं है शायद, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी ली, इसके ऊपर हमने एक हाईलाइट डाला है, ठीक है। क्योंकि यदि क्या होता है ना, हम सीधा जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड यदि इस पॉइंट के ऊपर चले जाते तो ये आपका स्किप हो जाता, ठीक है। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है तो ये आपको नहीं मिल पाती, ठीक है। इसीलिए हमने ये सेशन लेके आया था, जो जो हमारा अपकमिंग सेशन होगा बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होगा, ठीक है। जो कम्प्लीटली होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जेनेटिक कोड के पास, मतलब इनमें प्रोसेस कैसी होती है, कौन से स्टैंड पे होती है, ये कैसे एंटीपैरलर की मतलब किस तरीके से अपना मैकेनिज्म प्ले करते हैं, ये सारी की सारी जो बातें, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है हम अपकमिंग सेशन के ऊपर बातें करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग था, ठीक है। मतलब हम खुद आप लोगों के सामने लेकर आने से पहले खुद इतना ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं कि आपको आसान लगने लग जाए, और हमारा हर एक सेशन में 100% देने का प्रयास तो हम हमारी तरफ से करते हैं, ठीक है। हमारी तरफ से करते हैं। यदि फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपका मज़ेदार रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा, और सारी बातें मेंशन रही होगी, ठीक है। सारी बातें समझ आई होगी अच्छे से, ठीक है। उम्मीद करते हैं मिलेंगे अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।